क्योंकि फैमिली लो इनकम फैमिली थी और उससे भी नीचे की फैमिली थी। लाइट की तो प्रॉब्लम थी ही, सारी चीज़ें मुझे बड़े अच्छे से याद है। एक उसमें कि हमारा जो घर होता था उसमें एक पक्का कमरा हुआ करता था, उसके सामने एक छप्पर टाइप का पड़ा रहता था। तो जैसे मम्मी वगैरह अपना कमरे में सोती थी, हम लोग 2 भाई थे तो छप्पर में सोया करते थे बाहर की ओर। बरसात के टाइम पे क्या होता था कि 2-3 साल वो छप्पर जब चलता है तो उसमें जो बाँस लगे होते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं बहुत बार, तो उसमें बहुत मोटे-मोटे कीड़े पड़ जाते हैं। तो जब बारिश हुआ करती थी तो बारिश से पानी जब छूने लगता था तो हम लोग अपनी चारपाई को, हम दोनों भाई पूरी रात उठा करके 2 फीट इधर, फिर 3 फीट उधर, 4 फीट इधर किया करते थे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बारिश हो रही है, पानी छू रहा है, कीड़े गिर रहे हैं और हम लोगों ने अपनी लालटेन बुझा दी हो या सो गए हों या आज पढ़ाई नहीं करनी है या कल इसको देखना है, इन सब चीज़ों को टाला नहीं है कभी भी। मेरे पापा जो है बहुत क्लियर थे इस बारे में। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तुम अपना सेकंड ऑप्शन सोचो ही नहीं। एक ज्योतिषी ने कहा कि भाई आप गलत जगह पे पड़े हुए हो और आपका तो पक्का पक्का आपकी कुंडली और सारी चीज़ें बोलती हैं कि आपको आईपीएस होना चाहिए। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया, मैंने सारी बुक्स वगैरह फिर से कलेक्ट की। 2000, 2001, 2002 और 2003 चारों अटेम्प्ट जो होते हैं वो चारों में मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, चारों बार। और संजोग से उस इंटरव्यू में क्या हुआ, 2 बार नीचे लटक गया, 2 बार हुआ नहीं और कभी कोई छुट्टी नहीं ली। जीएस का पहला पेपर था, फर्स्ट पेपर जो था, उस पेपर से पहले वाली रात को हम लोगों ने, मैंने सोचा कि यार सारी तैयारी तो हो गई, अब क्या पढ़ाया जाए। तो सारे बच्चों ने कहा कि चलो चलते हैं मूवी देख करके आते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग सिविल लाइन्स टहलते हुए गए रात में जाके हम लोगों ने मूवी देखी 9 से 12 का शो। फिर 12:30 1 बजे तक लौट करके आए। लौट के आने के बाद आराम से सोए और सवेरे एग्जाम दिए और अच्छा पेपर हुआ। सारी चीज़ों का क्रक्स यही है कि अगर आपका एक कंसंट्रेशन है, एक गोल है, एक सपोर्ट है और आप उस पर डटे हुए हैं और अपनी मेहनत को कर रहे हैं, तो आपको अपने गोल को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। विकास रंजन सर का नाम आपने टॉपर्स की जुबान से कई बार सुना होगा। विकास रंजन सर, विकास रंजन सर, विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर From Vikas Ranjan, I विकास रंजन सर फॉर गिविंग मी डायरेक्शन। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में बदला है। अभी तक चाहे बात हो ऑफलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड सेशन की, उन्होंने हर फॉर्मेट में एक्सीलेंस डिलीवर किया है और इसी वजह से कई टॉपर्स उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। लेकिन अब वक्त है एक नए चैप्टर का। स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड को ध्यान में रखते हुए ट्रायम्फ आईएएस पहली बार लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव लाइव बैच, सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। ये बैच होगा पूरी तरह से लाइव। यहाँ मिलेगा आपको डेली रियल टाइम इंटरेक्शन और विकास सर से डायरेक्ट मेंटरशिप। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट, ये बैच आपकी प्रिपरेशन में एक नई जान डाल सकता है और एक सच्चा गेम चेंजर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए तुरंत विजिट करें ट्रायम्फ आईएएस वेबसाइट और नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। डोंट वेट नाउ, लेट्स गो लाइव विथ सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी हूँ। शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश का ज़िला है यहाँ पर, और मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ और मैं एक पूरी अपनी जीवन की कहानी पढ़ाई लिखाई से लेकर के और नौकरी तक की लोगों को बताना चाहता हूँ, बच्चों को बताना चाहता हूँ, जिससे उनको एक मोटिवेशन भी मिले और उनको ये पता चले कि ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र या जो मीडियम होते हैं, हिंदी, इंग्लिश या कुछ भी, उन सब चीज़ों का बहुत महत्व नहीं होता है। और मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, हिंदी मीडियम से परीक्षा दिया हुआ व्यक्ति हूँ, जो आज यहाँ पे एज ए जिलाधिकारी शाहजहाँपुर बैठा हुआ हूँ। तो ये एक कहानी है जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी पढ़ाई लिखाई जो है प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल में अपने गांव पे ही हुई थी। उसके बाद अचानक से क्या हुआ एक दिन कि मैं कक्षा 6 या 7 में किसी टाइम पे पढ़ रहा था। उस समय शाम को मेरे पापा जो है आए और उन्होंने उस समय किसी एक जगह पे थाने के पास कहीं पे देखा कि वहाँ का जो लोकल एसडीएम था वो आया हुआ था। तो उन्होंने आकर के बताया कि एक बड़ा ही नौजवान सा लड़का था और उसके पीछे एक साफा बात के आदमी चल रहा था, एक गनर चल रहा था। उनको बड़ा ही ये फैसिनेटिंग टाइप का लगा। तो उन्होंने पूरी कहानी मुझे आकर के बताई और मुझसे कहा कि अगर तुम भी एक दिन ऐसा चलोगे तो मुझे बड़ा अच्छा फील होगा।
तो ऐसे करके मेरे दिमाग में चीज़ें बननी शुरू हुई और एक बात बहुत स्पष्ट थी कि मैं अपने पूरे टारगेट में क्लियर था कि जैसे होता है बच्चों को कि अगर अच्छे बच्चे हैं तो इंजीनियरिंग मेडिकल की ओर जाने लगते हैं, फिर दूसरे जो बच्चे होते हैं वो बीए बीएससी करने लगते हैं, फिर एग्ज़ाम की ओर जाते हैं। लेकिन मैं कक्षा 8-9 से ही पढ़ाई के टाइम से बहुत क्लियर था कि मुझे सिविल सर्विसेज की ही ओर जाना है और इसीलिए मैंने बीए की पढ़ाई जो है चूज़ की थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और उसी हिसाब से सब्जेक्ट्स भी पहले से ही चूज़ किए थे। मैं वहाँ पे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी पढ़ा था और इस तरह से पूरी की पूरी जर्नी स्टार्ट हुई एक, उसमें कहीं भी कोई क्लैरिटी की कमी नहीं थी। तो मैं सबको ये जैसे लोग हैं उनको कई बार क्लियर नहीं होता है कि हम मेडिकल करें, इंजीनियरिंग करें, सिविल सर्विसेज की ओर जाएं, बट अगर आप क्लियर होगे और एक साथ अपने गोल पे ध्यान दोगे तो वो रास्ता जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी क्लैरिटी होने का फ़ायदा ये हुआ कि जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके अगले ही साल मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि आप एकदम थ्रू एंड थ्रू आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप अपना ग्रेजुएशन भी उसी हिसाब से पढ़ाई करते हैं। क्योंकि जैसा सभी लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन में क्या होता है कि आपको ग्रेजुएशन पास होने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने या पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप उसी समय अपने कंपटीशन के हिसाब से चीज़ों को चलाने लगते हैं, उस हिसाब से बुक्स को पढ़ने लगते हैं, उस लेवल की एडवांस स्टडी करने लगते हैं, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और जब आप एग्ज़ाम के टाइम पर आते हैं तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। अब जैसे इस तरह से चलेंगे कि हुआ क्या कि सीधे मैं जा कर के पीसीएस में कूद गया या मैंने आईएएस का एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया या वहाँ पे क्यों नहीं गया, उसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय मुझे लगा अचानक से कि इतने लोग एग्ज़ाम देते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा ना हो कि ना हो तो क्या होगा, ये बहुत लोगों के दिमाग में होता है। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे एक दो इधर उधर के एग्ज़ाम भी ट्राई किए। जैसे मुझे एक एग्ज़ाम याद है, एसएससी के थ्रू जो है एक इन्वेस्टिगेटर का एग्ज़ाम हुआ करता था जो स्टैट और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो संजोग से मेरा हो गया उसमें और जैसे ही हुआ वैसे ही मैं रिजल्ट को लेकर सीधे घर पहुंच गया और मैंने कहा कि अब तो मेरा हो गया, अब मैं नौकरी करूंगा। तो मेरे पापा जो है बहुत क्लियर थे इस बारे में, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तुमको इसलिए इलाहाबाद में नहीं भेजा गया है या तुम इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो कि अब तुम इन्वेस्टिगेटर का एग्ज़ाम दोगे और इसमें जाओगे, तुम अपना सेकंड ऑप्शन सोचो ही नहीं। तो घर के लोगों का जो मोटिवेशन और सपोर्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोगों को नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस तरह का सपोर्ट मिला कि एक अच्छा खासा रिजल्ट निकलने के बावजूद मुझे कहा गया कि नहीं, आपको नहीं जाना है। फिर क्या हुआ कि जब पीसीएस का एग्ज़ाम दिया मैंने और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, उसके बाद फिर से मेरा वही सेम, मैं उसी लाइन पे आ गया कि अब तो कुछ नहीं करना, अब तो सीधा जो है जाना है और नौकरी करनी है, और अब हो गया। संजोग ऐसा हुआ कि रिजल्ट के 4-5 महीने बाद ही उसकी ट्रेनिंग और सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई, मैं फिर उसमें बिजी हो गया। 2000 में मैं बस्ती में पोस्टेड था, तो मुझे एक वहाँ के ज्योतिषी ने कहा कि भाई आप गलत जगह पे पड़े हुए हो और आपका तो पक्का आपकी कुंडली और सारी चीज़ें बोलती हैं कि आपको आईपीएस होना चाहिए। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया, मैंने सारी बुक्स वगैरह फिर से कलेक्ट की और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2000, 2001, 2002 और 2003 चारों अटेम्प्ट्स जो होते हैं वो चारों में मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, चारों बार। और संजोग से उस इंटरव्यू में क्या हुआ, 2 बार नीचे लटक गया, 2 बार हुआ नहीं, ठीक है, इंटरव्यू के बाद। तो फाइनली मैंने ये सोचा कि ये एक फेट भी होता है आदमी का, एक डेस्टिनी भी होती है कि आपको क्या काम करना है, क्या काम कराना है। कई बार मैं आज सोचता हूँ कि मैं यूपी में रह करके मैंने जितनी चीज़ें की हैं और जितने काम किए हैं, हो सकता है कि किसी और कैडर में होता या कहीं पे होता तो उतनी चीज़ें नहीं कर पाता या अपने लोगों के लिए नहीं कर पाता। बट सारी चीज़ों का क्रक्स यही है कि अगर आपका एक कंसंट्रेशन है, एक गोल है, एक सपोर्ट है और आप उस पर डटे हुए हैं और अपनी मेहनत को कर रहे हैं, तो आपको अपने गोल को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रीलिम्स में नहीं होता है, मेंस में नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डाउट आपको अपने ऊपर आता है। मेरा ये मानना है कि अगर आपकी एक बार तैयारी अच्छी हो जाती है तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों होने लगता है फिर, या कहीं पे अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप उसको पूरा कर लेते हैं। जैसे जब मैंने आईएएस का पहला अटेम्प्ट दिया तो उस समय हालांकि मैंने चारों अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिए थे, लेकिन जब मैंने उसको एनालाइज किया तो मुझे लगा कि जो एसए का पेपर है उसमें मुझे बहुत कम मार्क्स मिले थे। जैसे 200 नंबर का पेपर होता था, मुझे 105 या 108 नंबर मिले थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो मैंने उसको एनालाइज किया, फिर मैं वापस गया, मैंने पेपर को निकाला। जब मैंने उस पेपर को पढ़ा, जो क्वेश्चन पेपर होता है, तो ऊपर जो 4-6 चीज़ें लिखी होती हैं कि आपको क्या लिखना है, उसको हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। उसमें बहुत क्लियर कट लिखा हुआ था कि आपको अपनी अभिव्यक्ति के लिए मार्क्स दिया जाएगा।
हम लोग क्या करते हैं कि अपने ऐसे में लिखने लगते हैं कि महात्मा गांधी ने ये बोला, फलाने ने ये बोला, ढिकाने ने ये बोला, और अपना जो पूरा का पूरा सोचना होता है, अपनी जो थिंकिंग होती है, अपना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, उसको हम लोग नहीं रख पाते हैं। कई बार हम लोग बहुत लंबा लंबा लिखने के चक्कर में 20 पेज 25 पेज लिखने लगते हैं और पूरा का पूरा मैटर डाइल्यूट कर देते हैं। तो ऐसे करके जब मैंने छोटी छोटी कमियों को दूर किया उस साल, फिर कंटिन्यूसली चूँकि रिजल्ट आता रहा, एक बार बहुत ही मज़ेदार किस्सा हुआ एक इंटरव्यू में कि हम लोग 2 बैचमेट एक साथ इंटरव्यू में पड़ गए, दोनों पीसीएस में बैचमेट थे, और इंटरव्यू भी एक ही बोर्ड में पड़ गया, और दोनों का एक का पहले एक का बाद में, मेरा बाद में था। तो जो पहले गया तो अंदर घुस गया, मैं इंटरव्यू बोर्ड के बाहर की टेबल पर बैठा हुआ था। 2 मिनट के बाद वो बाहर आ गया। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ। इतनी देर में वो कुछ जवाब देता, तब तक वो मुझे अंदर बुला लिया, घंटी बज गई, मैं अंदर पहुंच गया। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा तो बोर्ड ने मुझसे पूछा कि ये जो अभी गए हैं ये क्या आपकी सर्विस के है। तो हमने कहा हाँ। उन्होंने पूछा कि आपका इनसे संबंध कैसा है। मैंने कहा मैं नहीं जानता, इसकी पोस्टिंग कहीं और है, मेरी पोस्टिंग कहीं और है, ट्रेनिंग में मेरे साथ रहा है। तो मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा उस समय इंटरव्यू में। उन्होंने बोला कि ये जो कमरा है, इस कमरे को आप डिस्क्राइब करिए। और उस कमरे को डिस्क्राइब मैंने 3-4 तरीके से किया, जैसे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने थिंकिंग के हिसाब से, बहुत प्रकार से। फाइनली जब रिजल्ट निकला तो उसको और हमको दोनों को 300 में 60-60 नंबर मिले हुए थे। तो कई बार क्या होता है कि आप इस बात का बोझ लेके घूमते हैं कि यार मेरा हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार दूसरे के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, कई बार डेस्टिनी आपको लेकर के जाती है चीज़ों को। तो आप इन सब चीज़ों को भूल करके, इन सब चीज़ों को किनारे रख करके सिर्फ अपनी मेहनत को करिए। अगर अपनी मेहनत को करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा लेट हो सकता है, 1-2 साल लग सकते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जब मीडियम के बारे में बता दूं कि क्या होता है कि अब टाइम ऐसा आ गया है कि अब मीडियम का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है। जब हम लोगों ने तैयारियां की थी और एग्ज़ाम दिए थे, उस टाइम पे मीडियम का बहुत फ़र्क था। और मीडियम का फ़र्क इस तरह से था कि जैसे मेरा एक सब्जेक्ट ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स हुआ करता था, और इकोनॉमिक्स में क्या था कि हिंदी मीडियम में बुक्स और बाकी चीज़ें उपलब्ध नहीं थीं। तो उपलब्ध नहीं होने के कारण क्या होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी कि उसको इंग्लिश में ले आऊँ, इंग्लिश के बुक्स लाऊँ, चीज़ों को ले आऊँ, फिर उनको कन्वर्ट करूँ, फिर उनको पढ़ूँ, फिर उनके नोट्स बनाऊँ। बट आज की डेट में वो सिचुएशन नहीं है। आज की डेट में लगभग सारी चीज़ें हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं, सिर्फ आपको मेहनत करनी है, आपको पढ़ना है। तो अब मीडियम का वैसा कोई फ़र्क नहीं रह गया है। दूसरा क्या होता है कि कई बार लड़कों को ये लगता है कि अच्छा हिंदी मीडियम वालों को कम नंबर दिए जाते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा नंबर मिलते हैं। लेकिन मैं बताऊँ, जब 600 नंबर के पेपर हुआ करता था, ऑप्शनल के 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, हिंदी मीडियम का होने के बावजूद मुझे हर बार 400 प्लस मार्क्स मिले हैं, जो इंग्लिश मीडियम को भी नहीं मिलते थे। तो इसलिए ये बात को कह नहीं सकते हैं। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, अपने मेहनत पे जोर दीजिए, बाकी चीज़ों को भूल जाइए। मीडियम को किस पृष्ठभूमि से आए हैं, कई बार पृष्ठभूमि उल्टा फ़ायदा कर जाती है। अगर आप किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, किसी बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं, तो इंटरव्यू वगैरह में और बाकी चीज़ों में ये बहुत मैटर कर जाता है। लेकिन तब आपके सोचने की जो क्षमता होती है, जो अभिव्यक्ति का तरीका होता है, वो मायने रखता है। अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगे। देखिए क्या होता है, कई बार लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, या कितना मेहनत करना चाहिए। मैं एक बार नौकरी में आने के बाद 4 साल तक मैंने एसडीएमशिप की, और अब सबको पता है कि एसडीएम में कितना काम होता है, कितनी मेहनत होती है, और कितना पूरा टाइम टेकिंग पूरा प्रोसेस होता है। इसके बावजूद मैंने 2000 से 2003 तक कंटिन्यूस जो है मैं प्रीलिम्स मेंस निकाल के इंटरव्यू दिया, और कभी कोई छुट्टी नहीं ली। ये सबसे आश्चर्य की बात है कि कभी कोई तैयारी के लिए छुट्टी नहीं ली। सिर्फ जो एग्ज़ाम देना था, उस एग्ज़ाम के दौरान 2 दिन की, 3 दिन की, 2 दिन की, ऐसे करके छुट्टियां ली। तो इसका मतलब ये है कि आप एक बार तैयारी के किसी लेवल तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपको बहुत पढ़ाई की नीड नहीं रह जाती है, क्योंकि हम लोग जो रटने वाली विद्या होती है ना, उसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि मेरा ऑप्शनल फ़िलॉसफी हुआ करता था। फ़िलॉसफी में मुझे याद नहीं है कि मैंने प्रीलिम्स से पहले भी कभी फ़िलॉसफी को पढ़ा हो, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए हैं। अब आपको कुछ भी सवाल आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका होना ही होना है, आपका आना ही आना है। और पूरे एग्ज़ाम के दौरान जो भी क्वेश्चन आते थे, इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन ऐसे होते होंगे जो हम लोगों को नहीं आते थे। वो भी अगर हमें नहीं आता था तो किसी को नहीं आता था। इस प्रकार का सीन था कि हमें नहीं आ रहा तो हमारे टीचर को भी नहीं आता था। वो भी बोलते थे कि यार ये कुछ क्वेश्चन गलत हो गया है। जब हम लोग डिस्कस करते थे तो बोलते थे गलत हो गया। इसका मतलब कि अगर आपने मेहनत की है, अपने सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ा है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, तो एक समय के बाद जो है आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है और एग्ज़ाम देना है, और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। देखिए, बैलेंस तो बहुत
मैं बार बार बोलता हूँ कि आप हर चीज़ में टाइम मैनेजमेंट तो नौकरी में भी करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई में भी करना पड़ेगा। और अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, जैसे लोग बताते हैं ना कि 4 घंटे और 6 घंटे पढ़ करके हम हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप एक्चुअली में देखिएगा तो वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आपने अपनी तैयारी कब शुरू की थी। मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जिसने अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू कर दी और वो लगातार 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो 8 घंटे 6 घंटे भी पढ़ेगा तो उसका हो जाएगा। लेकिन आपने ग्रेजुएशन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, उसके बाद आप आगे तैयारी करने के लिए, फिर आप सोचिए कि आप 1 साल या 2 साल 4 घंटे 6 घंटे पढ़ करके आप हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आपने ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़ाई की है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो उसके बाद 6 से 8 घंटे तक अगर आप टाइम निकाल पाते हैं तो खूब आराम से कर सकते हैं। मैं अपनी एसडीएम शिप के दौरान लगभग सवेरे 10 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक बिजी रहता था, लेकिन एक पढ़ाई का टाइम होता था कि खाना वाना खाने के बाद 9-10 बजे जब एक बार स्टार्ट हुआ तो 3 बजे तक 4 बजे तक कंटिन्यूअस 5 घंटे 6 घंटे चलते थे। तो इस काम को जो आदमी नौकरी में नहीं है, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए तो बहुत ही आसान है 10 घंटे 12 घंटे निकालना। सबसे आसान स्थिति तब होती है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं और आप तैयारी कर रहे होते हैं। उस समय आपको सिर्फ पढ़ना है और तैयारी करनी है, आपको एग्जाम्स देने हैं। लेकिन जब एक बार आप जॉब में आ जाते हैं तो आपको डिफरेंट काइंड की सिचुएशंस से आपको उलझना पड़ता है। उसमें आपको कुछ अच्छा डिसीजन भी लेना पड़ता है, कुछ आपको बुरे लगने वाले भी निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप क्लियर हैं और आप अपने हिसाब से, एक अपनी बुद्धि के हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, तो कभी इस बात का पछतावा नहीं होता है आपको कि आपने कोई ख़राब डिसीजन लिया है या गलत डिसीजन लिया है। कई बार ऐसा लगता है कुछ परिस्थितियों में कि हो सकता है कि आप कहीं गलत लाइन पे चले गए हों, गलत चीज़ों पे चले गए हों। जैसे इंक्रोचमेंट ड्राइव का एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो अक्सर आईएएस के पीसीएस के अफसर फेस करते हैं। कई बार आप जाते हैं इंक्रोचमेंट ड्राइव में, पता चलता है कि सरकारी ज़मीन पे कुछ घर बने हुए हैं, अब आप उसको गिराने जाते हैं। मेरे साथ एक इस प्रकार का हुआ था। उसमें क्या हुआ कि हम लोग उस घर को गिराने गए। उस घर में सिर्फ एक बच्चा और एक बूढ़ी औरत रहती थी, और उस समय हम लोगों को लगा कि यार इसको कहाँ गिराने जा रहे हैं, क्यों गिरा रहे हैं। हालांकि नियम कानून के हिसाब से चलिएगा, सरकारी ज़मीन पे बना हुआ था, उसको गिराना था। फाइनली हम लोगों ने उसको गिराया भी, लेकिन उसका जो लेडी थी वो शुरू में तो उसने बड़ी रिक्वेस्ट की, सारी चीज़ें की। बाद में जब उसका मकान गिर गया तो मैंने देखा कि गांव के लोग इतने सीधे होते हैं कि उसने प्रॉपर हम लोगों को बैठाया, फिर बोला चाय बनाती हूँ आपके लिए, चाय पी के जाइए। तो आपको और ज़्यादा ख़राब लगने लगता है ये सब चीज़ें। लेकिन आपको एक रास्ता बनाया गया है, एक नियम कानून दिया गया है, उन सब चीज़ों को करना है। बाद में जब गवर्नमेंट्स भी जो है इन सब चीज़ों को लेकर के धीरे धीरे सिंपैथाइज हुई, वेलफेयर स्टेट की चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ी। जैसे आज की डेट में मैं कहना चाहूँगा कि आज की डेट में बहुत क्लियर एक मैंडेट है कि जब भी कोई कब्जा हटाया जाएगा और वहाँ पे कोई गरीब आदमी अगर है तो उसके रहने की, रुकने की पहले व्यवस्था कराई जाएगी, फिर हटाया जाएगा। पहले ये नहीं होता था। तो धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि निर्णय तो आपको लेने पड़ेंगे, और वो निर्णय अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो लग सकता है आपको, लेकिन आप अपने एक जो कॉन्शियस माइंड होता है उसके थ्रू इसको चलेंगे तो कभी भी चैलेंज फेस नहीं होंगे। जैसे क्या होता है कि बच्चे कई बार जैसे तैयारियां करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, और उसमें अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी के हर मोड़ पे होता है। आप जब नौकरी में आ जाएंगे तब भी होगा, आपने अपने घरों पे भी देखा होगा। कई बार तो जॉब में ऐसा भी होता है कि आपके सामने कोई ऐसा डिसीजन आ जाता है जिसको जानबूझ के आपको डिले करना होता है और उसको लंबे टाइम तक चलाना होता है। जब आप उसको लंबे टाइम तक चलाते हैं तो उसमें उस कार्यक्रम को कैसे करना है उसके लिए आपको बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बांटनी पड़ती हैं चीज़ों को। जैसे मान लीजिए आपने 4 साल तैयारी की, 5 साल तैयारी की, अब आपको लगता है कि बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो रहा है, तो आप फिर से अपने टाइम टेबल को रिवाइज करिए, फिर से चीज़ों को डिवाइड करिए, जो भी आपको पढ़ना है अलग अलग पार्ट में बांटिए, उनको फिर से पढ़ना शुरू करिए। जो पुरानी किताबें आप पढ़ चुके हैं उनको छोड़कर नई किताबों को पढ़ना शुरू करिए, उसी पे किसी नए राइटर को पढ़ना शुरू करिए। हो सकता है कि 80% चीज़ें आपको पता हो, लेकिन 20% चीज़ें वो भी मिलेंगी जो नहीं पता हो। वैसे ही जब आप जॉब में आते हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो 2 साल चलते हैं, 3 साल चलते हैं, उसका प्री प्रोजेक्ट टाइम होता है, प्रोजेक्ट का टाइम होता है। तो ये लाइफ में हर जगह चलेगा, और ये सोच के कि कोई चीज़ अभी रिजल्ट दे देगी, अगर आप ऐसे चलेंगे तो हमेशा असफलता मिलेगी। अगर आप धीरे धीरे टाइम टेबल के हिसाब से, लक्ष्य के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो हमेशा सफलता मिलेगी। जैसे बच्चे आजकल क्या हो रहा है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो बीमार भी पड़ जा रहे हैं, डिप्रेशन में भी आ जा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न जो है ना, बहुत ओवर थिंकिंग है। उनकी पढ़ाई लिखाई में या उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार वो ये सोच करके कि नहीं हुआ तो क्या होगा, या अगर ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ तो कैसे करेंगे। तो इसको देखिए क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है।
आप ऐसे मान करके चलिए कि एक ईश्वर भी है कोई चीज़, और उसने भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सोच के रखी हैं, आपके लिए प्लान करके रखी हुई हैं। मुझे लवासना का ही याद है ट्रेनिंग के दौरान एक बार कि एक आए हुए थे शख्स, उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा अपने पॉलिटिकल फील्ड में कर रखा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 बार इंटरव्यू दिया था, तीनों बार अनसक्सेसफुल हो गए, और उसके बाद वो वापस बिहार लौटे, वहाँ से वो सांसद का चुनाव लड़े, चुनाव जीते, और बाद में वो केंद्रीय मंत्री भी बने। तो कुछ पता नहीं होता है कि लाइफ में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो डीमोटिवेट होकर के बहुत बार बच्चे जो है बहुत सारे गलत कदम भी उठा लेते हैं। लेकिन आपको ये बात सबको ये समझनी होगी, हम सबको, कि स्ट्रेस में आने से, बहुत ज़्यादा सोचने से फ़ायदा नहीं है। आप अपना काम करो और ये सोचो कि जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और हमेशा आपके अच्छे के लिए होगा। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि चलिए एक बार सिलेक्शन हो गया तो बड़ा ही अच्छा हो गया, अब जो है पूरी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी हो गई, बड़े अच्छे से चलना हो गया। बट क्या होता है कि मेहनत फिर भी आपको करनी है। आप एक डॉक्टर को देखो, चूँकि मेरी वाइफ खुद डॉक्टर है तो मैं देखता हूँ कि अगर आप कंटिन्यूअस जानकारी नहीं कर रहे हैं नए रिसर्च के बारे में, नई चीज़ों के बारे में, तो आप फेल हो जाओगे एक डॉक्टर के रूप में। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में भी होता है। जैसे एसडीएम को और डीएम को क्या होता है, एडीएम्स को क्या होता है कि उनको अपने कोर्ट में भी बहुत सारे डिसीजन करने होते हैं, और अगर आप कोर्ट के डिसीजन में हो और आपको रूल्स रेगुलेशन की जानकारी तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो लेटेस्ट जजमेंट हो रहे हैं उनको भी पढ़ना होता है, उनकी भी जानकारी करनी होती है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि जो आप पढ़ाई लिखाई करते हो अपनी तैयारी के टाइम पे, उससे भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का समय उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। आपको दुनिया भर की फाइलें पढ़नी हैं, उससे रिलेटेड जीओज पढ़ने हैं। एक बार अगर आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया या नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, कहीं ना कहीं आप गलत डिसीजन कर बैठोगे, कोई ऐसा डिसीजन कर बैठोगे जो आपके लिए बाद में बहुत दुष्परिणाम देने वाला हो जाएगा। तो आप ये तो सोचिए कि आपका टेंशन एक ख़त्म हो गया नौकरी का और सारी चीज़ों का, आपकी लाइफ एक स्मूथ लाइन पे चली जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मेहनत नहीं करना पड़ेगा या पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़ेगी या लोगों के लिए जगना नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब इसका तरीका क्या है कि जैसे मैं ऐसा सोचता हूँ, कई बार मेरी वाइफ कहती हैं कि मैं जो है, मेरी हॉबी ही एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे लोगों की हॉबी होती है कि वो पढ़ते हैं, मूवी देखते हैं, खेल खेलते हैं, लेकिन मेरे लिए वो जैसे बोलती हैं, मुझे भी कई बार ये फील होता है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में ही अच्छा लगता है। मुझे कभी भी ये फील नहीं होता है कि मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ या लगातार 1 महीने काम कर रहा हूँ, मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी हॉबी है। तो जब आप हॉबी समझ के या हॉबी आप फील करके कोई काम करते हैं तो आप उसमें फिर इंटरेस्ट देखते हैं, आपको अच्छा लगता है और फिर आप और बेटर और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि आप स्ट्रेस में भी नहीं होते हो। एक और बात मैं बोलूँगा कि कोई भी डिसीजन हो गया या कोई काम हो गया, अब उसको लेके बिल्कुल मत बैठिए। मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आपके परिणाम आपके अनुरूप नहीं आया है, अब उसको लेके मत बैठो, उसमें टाइम खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अब आगे बढ़ जाइए, सोचिए आपने कहाँ पे गलती की थी, क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है, उससे आगे बढ़ जाइए। एक भी दिन क्या, एक भी घंटा वेस्ट मत करिए। जैसे क्या होता है कि हम लोग, मेरा जो बचपन था तो उस समय पे मतलब हम लोगों की फैमिली एक, जैसे बोला जाता है ना कि लो इनकम फैमिली थी और उससे भी नीचे की फैमिली थी। लाइट की तो प्रॉब्लम थी ही, सारी चीज़ें मुझे बड़े अच्छे से याद है। एक उसमें कि हमारा जो घर होता था उसमें एक पक्का कमरा हुआ करता था, उसके सामने एक छप्पर टाइप का पड़ा रहता था। तो जैसे मम्मी वगैरह अपना कमरे में सोती थी, हम लोग 2 भाई थे तो छप्पर में सोया करते थे बाहर की ओर। बरसात के टाइम पे क्या होता था कि 2-3 साल वो छप्पर जब चलता है तो उसमें जो बाँस लगे होते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं बहुत बार, तो उसमें बहुत मोटे मोटे कीड़े पड़ जाते हैं। तो जब बारिश हुआ करती थी तो बारिश से पानी जब छूने लगता था तो हम लोग अपनी चारपाई को, हम दोनों भाई पूरी रात उठा करके 2 फीट इधर, फिर 3 फीट उधर, 4 फीट इधर किया करते थे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बारिश हो रही है, पानी चू रहा है, कीड़े गिर रहे हैं और हम लोगों ने अपनी लालटेन बुझा दी हो या सो गए हों या आज पढ़ाई नहीं करनी है या कल इसको देखना है। इन सब चीज़ों को टाला नहीं है कभी भी। तो मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप किसी भी परिवेश से आ रहे हों, अच्छे से आ रहे हों, बुरे से आ रहे हों, आपको सुविधाएं मिली हों, नहीं मिली हों, जो है वो अब है आपके सामने, उसी को एक्सेप्ट करना है और उस पर आपको अपना 100% दे करके और चीज़ों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए उसको अपना अच्छा बनाना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पापा आए और उन्होंने किसी एसडीएम को देखा और वो सारी चीज़ें बताई, धीरे धीरे वो मेरे दिमाग में बैठती चली गई
तो जैसे मैं इलाहाबाद गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो मेडिकल आईआईटी की तैयारी के साथ साथ बीए में एडमिशन करके भी रखे थे कि ठीक है 2-3 साल तैयारी करेंगे, नहीं होगा तो बीए के बाद फिर सिविल सर्विसेज देने लगेंगे। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल स्टार्टिंग से ऐसा कभी भी नहीं था और मैंने हमेशा के हमेशा एक ही टारगेट पे रहा, एक ही गोल पे रहा। तो इसका मैं सबसे बड़ा श्रेय दूंगा कि जो मेरा जल्दी सिलेक्शन हुआ, पहली बार में हो गया, उसके पीछे रीजन यही है कि आपने ग्रेजुएशन में ही पूरी तैयारी कर ली, फिर अगले साल आप कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ों को चल रहे हैं। तो ये बड़ा ही ज़रूरी है कि आप एक गोल पे केंद्रित रहिए। जैसे चैलेंजेज और इन सब चीज़ों की बात करें तो जैसे इलाहाबाद में पढ़ाई की बात करते हैं तो हॉस्टल में हम स्टार्टिंग में जब रहते थे तो हॉस्टल का माहौल कुछ टाइम तक वहाँ बहुत ही ख़राब हो गया। फिर हम लोगों ने तय किया कि ठीक है, ऐसे पढ़ाई नहीं हो रही है, हॉस्टल को छोड़ देते हैं। फिर हम लोग एक प्राइवेट मकान में गए वहाँ पे रहने के लिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1 साल तक चौथे मंजिल पे मैं रहता था। छोटे छोटे एकदम मुर्गे के दड़बे टाइप कमरे हुआ करते थे, अभी भी होंगे। तो पानी की वहाँ खराबी हो गई और एग्ज़ाम का टाइम चल रहा था, हम लोग उस समय बदल भी नहीं सकते थे। 2-3 महीने तक प्रयागराज में मुझे अच्छे से याद है कि कचहरी चौराहे के पास एक इंडिया मार्का हैंडपंप हुआ करता था। सवेरे 4 बजे हम लोग उठते थे, 5 बजे तक वहाँ पहुँच करके अपना नहा करके कपड़े उपड़े धुल करके बाल्टी में पानी ले करके अपने कमरे में आया करते थे। फिर पूरे दिन उस पानी से ही काम चलाया करते थे। तो इस प्रकार के पता नहीं कितने चैलेंजेज आए होंगे। अब उसको लेकर के बैठ जाइए। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं जीएस की कोचिंग किया करता था। मैंने कोचिंग कोई और नहीं की थी, सिर्फ जैसे जीएस की 6 महीने की कोचिंग की थी। उस दौरान जो कोचिंग थी वो मेरे कमरे से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे थी। अक्सर ऐसा होता था कि मैं पैदल जाया करता था 3 किलोमीटर, आधे घंटे पहले निकलता था, भागते हुए पहुंचता था और उधर से कोई ना कोई साथ में जो लड़का होता तो अपने साइकिल पर बैठा करके ले आया करता था। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी जाने का और बाकी चीज़ों का भी आप देखिएगा तो खाने पीने की, बनाने की, हर प्रकार के बहुत सारे चैलेंजेज आपके सामने आते हैं। अब तो बहुत अच्छा हो गया है कि आपके बढ़िया पीजीज मिल जाती हैं, उसमें आपको बढ़िया खाना मिल जा रहा है, वाईफाई मिल जा रही है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। तो अब तो पूरा रास्ता बहुत सरल हो गया है, अब तो सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप सोचेंगे एक बार कि पहले कितनी कठिनाइयाँ थी या किसी की लाइफ में हो सकता है आज भी कठिनाई हो, उस कठिनाई को दूर करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि एग्जाम से पहले बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है, कई बच्चों को 1 हफ्ते पहले से हो जाता है, कुछ को एग्जाम के 1 दिन पहले हो जाता है। बड़ी मेरी मज़ेदार कहानी है कि उसमें क्या हुआ कि जिस मकान में हम रहते थे उस मकान में जो हमारी मकान मालकिन थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम एग्जाम देने से पहले सवेरे आ जाना, हम तुमको नाश्ता वगैरह करा देंगे, नाश्ता करके जाना। हम लोग जो मेरा जीएस का पहला पेपर था, फर्स्ट पेपर जो था, उस पेपर से पहले वाली रात को हम लोगों ने मैंने सोचा कि यार सारी तैयारी तो हो गई, अब क्या पढ़ा जाए। तो सारे बच्चों ने कहा कि चलो चलते हैं, मूवी देख करके आते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग सिविल लाइन्स टहलते हुए गए रात में जाके हम लोगों ने मूवी देखी 9 से 12 का शो। फिर 12:30-1 बजे तक लौट करके आए। लौट के आने के बाद आराम से सोए और सवेरे एग्जाम दिए और अच्छा पेपर हुआ। तो अगर आप स्ट्रेस ले लोगे तो उसमें क्या होगा, आपकी नींद खराब हो जाएगी और नींद खराब हो जाएगी, पूरी रात आप जागते रहेंगे, फिर सवेरे आपका एग्जाम खराब होना या उतने अच्छे से लिखा जाना ये तय है कि उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो आपकी तैयारी होगी उसी पे आपका एग्जाम होना है। जिनकी तैयारी अच्छी हो गई है वो विश्वास रखें कि आपका पेपर अच्छा होगा, और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी उनको स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका वैसे भी अच्छा नहीं होना है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके अगर आप करेंगे तो काफ़ी अच्छे से एग्जाम होगा। देखिए ज़िंदगी में क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं पढ़ाई लिखाई के टाइम से, तो आप कुछ सोचते हैं, फिर होता कुछ है और फाइनली आप ख़त्म किसी और चीज़ पे करते हैं। और जब आप एक बार 20-22 साल की एज से आगे बढ़ते हैं, फिर 35-40 साल की एज में आते हैं, जब आपकी फैमिली ग्रो करना शुरू कर देती है, फिर आप एक बार 50 साल 55 साल की एज में आते हैं, जब आप धीरे धीरे आप सोचते हैं कि अब चीज़ें जो है बाइंड अप करनी है या बंद करनी है, रिटायरमेंट की एज की ओर बढ़ते हैं। तो कई बार आदमी सोचता है कि हमने क्या सोचा था, क्या हुआ और क्या हो गया आकर के। तो अगर आपका लाइन लेंथ क्लियर है, मुझे एक बात याद आती है, किसी टीवी शो में कहा था किसी ने कि उससे पूछा गया कि अच्छा आदमी कौन होता है, तो उसने बताया कि अच्छा आदमी वो होता है जिसका नौकर और जिसका दोस्त बहुत पुराना हो, सबसे पुराना हो। बाद में मैंने इसको फील किया कि आपका नौकर या आपके साथ काम करने वाला जो आदमी होता है वो आपके साथ क्यों टिकेगा,
तब टिकेगा जब आप उसकी पूरी भावनाओं का, उसके सारे आवश्यकताओं का, हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। ऐसे ही दोस्तों के बारे में होता है, अगर आप छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान देंगे तो दोस्ती टूट जाएगी, नए दोस्त बन जाएंगे। उसमें जैसे आज के ज़माने में लोग बोलते हैं कि वो आदमी फ्रॉड होता है जो लगातार अपना मोबाइल नंबर चेंज करता है। तो इसलिए चेंज करता है कि उसने कहीं से लोन ले रखा है, कहीं किसी को कोई वादा कर रखा है, कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी नहीं कर रखी है। तो मेरा ये कहना है कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे चलिए, सीधा रास्ता अपनाइए, सीधा काम करिए। अगर आप कई बार सोचिएगा, तमाम IITians को मैं पढ़ता हूँ कई बार कि उन्होंने बहुत अच्छी नौकरी की, बहुत सारी चीज़ें की और फिर वो छत्तीसगढ़ में चले गए, नक्सलाइट एरिया में चले गए, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं वृंदावन में एक स्वामी जी से मिला था। 82 में वो MBBS करने के बाद अमेरिका गए और अमेरिका में जाके उन्होंने जो है डॉक्टरी की पढ़ाई की और आस्था के बहुत बड़े डॉक्टर हो गए। और 83 में किसी 84 में किसी टाइम पे इंडिया आए, पुणे के रहने वाले हैं और वृंदावन घूमने आए। उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में ही बस गए। मैं उनके कमरे में गया था, 8 बाई 10 या 10 बाई 10 का कमरा होगा। एक तख्त पड़ा हुआ था, एक मेज पड़ी हुई थी, किताबें पड़ी हुई थी, एक घड़ा पड़ा हुआ था जिसमें पानी रखा हुआ था और इतने खुश थे वो, इतने स्वस्थ थे, आप सोच नहीं सकते हैं। इतने अच्छे से मिले, इतने अच्छे से बातें की, इतना उनका नॉलेज था। तो लाइफ में तो क्या चाहिए, दो, अगर कायदे से कहा जाए तो 2 कपड़े चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, खाने पीने के लिए कुछ चाहिए। अगर आप ऐसे सोचिएगा तो खाने पीने का तो हो ही जाता है। आज की डेट में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ना कर सकें। तो इसलिए अच्छे रास्ते पे चलिए, लोगों की मदद करिए और अपने काम के साथ ईमानदारी रखिए, अपना काम अच्छे से करिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, फैमिली में हो, कहीं पे भी अपने काम को ईमानदारी से करिए, अच्छे से करिए, तभी एक सक्सेसफुल लाइफ की ओर आप बढ़ पाएंगे। मैं जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो अभी तैयारी के मोड में हैं, सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग फोकस रहिए, अपना गोल अपने सामने रखिए, उस पर कंटिन्यूअस लगे रहिए, बीच में कहीं पे भी इधर उधर मत होइए। और मैं आप सभी लोगों को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी रहे, आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से जाए और आप अपने जीवन में काफ़ी सफलता प्राप्त करें।